चैप्टर 2 सप्लाई अंडर जीएसटी। फर्स्ट टॉपिक है अपना सेक्शन 7 मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। तो इसके अंदर में हम लोग सीखेंगे सप्लाई का डेफिनेशन। तो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सेक्शन 7 ऑफ द CGST एक्ट 2017 डिफाइन सप्लाई एज। तो ये आपका सप्लाई का डेफिनेशन है, इसको आप लोग याद कर लो। तो सप्लाई का डेफिनेशन क्या है सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट के अकॉर्डिंग? तो सप्लाई मीन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दर हेंस ऑफ बिजनेस। तो इसको हम लोग अलग अलग तौर कर सकते हैं कि सप्लाई होता क्या है। तो इसके लिए हम लोग सप्लाई का की एलिमेंट देखते हैं। सप्लाई का मतलब पहला तो चीज़ होना चाहिए कि गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई होता है। सप्लाई मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई। तो गुड्स एंड सर्विसेज का क्या गुड्स एंड सर्विसेज का मान लो सेल हो रहा है, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है। प्लस कंसिडरेशन का होना जरूरी है। कंसिडरेशन का मतलब जैसे मान लो कोई बिजनेस है, वो गुड्स बेच रहा है, अब बदले में कस्टमर से जो भी उसको रिसीव्ड हो रहा है वो आपका क्या कहलाएगा, कंसिडरेशन। प्लस कोर्स और फर्दर हेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। कोर्स और फर्दर हेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तो फर्दर हेंस ऑफ बिजनेस का मतलब कि एक्टिविटी जो है वो बिजनेस पर्पस के लिए किया गया है, इसको भी देखना जरूरी है। तो तीनों चीज़ों का कम्बिनेशन आपका क्या कहलाएगा, जीएसटी के अंदर में सप्लाई कहलाएगा। तो सप्लाई का मतलब ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस है। जैसे मान लो एक बिजनेस ले लो और ये गुड्स का क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। तो सप्लाई करने का मतलब मान लो गुड्स का सेल कर रहा है और जिस भी कस्टमर को बेच रहा है बदले में क्या मिल रहा है, इसको कंसिडरेशन मिल रहा है। और ये जो एक्टिविटी किया जा रहा है, जो सेल किया जा रहा है, वो ध्यान रखना है कि वो एक्टिविटी बिजनेस पर्पस के लिए किया गया है या नहीं, यानी कि कोर्स और फर्दर हेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है। कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो तीन चीज होना चाहिए। पहले तो सप्लाई का फॉर्म, पहले तो गुड्स होना चाहिए, क्योंकि सप्लाई हम किसका करेंगे, गुड्स और सर्विसेज का। तो गुड्स एंड सर्विसेज का मान लो सेल किया गया, बदले में कस्टमर से कंसिडरेशन रिसीव्ड हुआ, और ये जो सेल किया जा रहा है, ये जो एक्टिविटी किया जा रहा है वो बिजनेस पर्पस के लिए किया जा रहा है, मतलब कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तो ये सारा अगर एलिमेंट आपका फुलफिल है, ये सारा कंडीशन फुलफिल है, तो कह सकते हैं कि वो आपका जीएसटी के अंदर में उसको क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। तो इस डेफिनेशन को आप लोग याद कर लोगे। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी कि जब भी बिजनेसमैन गुड्स या सर्विसेज का सेल करेगा, ट्रांसफ़र करेगा या सप्लाई का कोई भी फॉर्म करेगा, बदले में कंसिडरेशन वो रिसीव करे और एक्टिविटी बिजनेस पर्पस के लिए हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, मतलब कोर्स और फर्दर हेंस ऑफ बिजनेस हो। तो ये 3-4 कॉम्बिनेशन होने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वो जीएसटी के अंदर में क्या है, सप्लाई है। तो यहाँ पे की एलिमेंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि सप्लाई में आपका गुड्स एंड सर्विसेज का होना जरूरी है, क्योंकि सप्लाई हम किसका करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज का। कंसिडरेशन का भी होना जरूरी है, हालांकि कुछ केस में एक्सेप्शन है जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सप्लाई में कंसिडरेशन का होना भी ज़रूरी है, और साथ में जो भी एक्टिविटी किया जा रहा है, जो भी आप सेल कर रहे हो, जो भी ट्रांसफ़र कर रहे हो, वो बिजनेस पर्पस के लिए किया गया है, इसका भी ध्यान रखना है। मतलब कोर्स और फर्दर हेंस ऑफ बिजनेस भी होना चाहिए, तब कहेंगे कि सप्लाई अंडर जीएसटी है। अब मान लो एक बिजनेसमैन है, वो अपना प्रोडक्ट किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर रहा है और यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं है, मतलब कि इसको कुछ भी नहीं मिला, और ये फर्दर हेंस ऑफ बिजनेस भी नहीं है, फर्दर हेंस या कोर्स ऑफ बिजनेस भी नहीं है, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए भी नहीं किया जा रहा है, तो ये आपका सप्लाई नहीं माना जाएगा। सप्लाई का मतलब एक बिजनेसमैन गुड्स सेल कर रहा है, बदले में उसको कंसिडरेशन मिल रहा है, और कोर्स और फर्दर हेंस ऑफ बिजनेस भी होना चाहिए, मतलब वह एक्टिविटी बिजनेस पर्पस के लिए हो, इसका भी ध्यान रखना है। तो ये 3 कंडीशन फुलफिल होगा, तब कहेंगे कि आपका सप्लाई है जीएसटी के अंदर में। चलो नेक्स्ट, स्कोप ऑफ सप्लाई। अब सप्लाई में बेसिकली आता क्या है, तो नॉर्मली जो बिजनेस का ट्रांजैक्शन होता है, जैसे कि एक दुकानदार सामान बेच रहा है, एक सर्विस प्रोवाइडर सर्विस का सेल कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ये आपका सप्लाई में आ जाएगा।
ट्रांसफर लाइक बार्टर सिस्टम, जैसे गुड्स के बदले गुड्स का लेन देन, एक्सचेंज, ये भी आपका सप्लाई के अंदर में आ जाएगा। लीज पे देना, रेंट पे देना, लाइसेंस प्रोवाइड करना, ये सारा आपका क्या है, ये भी आपका सप्लाई में ही आ जाएगा। एक है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन। अगर हम सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं कंसिडरेशन के बदले में, मतलब कि यहाँ पे पेमेंट हो रहा है, तो जब हम सर्विस का इंपोर्ट करें कंसिडरेशन के बदले में, लेकिन वो बिजनेस पर्पस के लिए हो या ना हो, मतलब कि कोर्स या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो, ये मायने नहीं रखता। अगर आप सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं कंसिडरेशन के बदले में, तो ये भी आपका सप्लाई में आ जाएगा सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। तो ये इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट फॉर बिजनेस पर्पस, मतलब चाहे वो कोर्स ऑफ बिजनेस हो या कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं हो, सर्विस इंपोर्ट हो रहा है, कंसिडरेशन यूज हो रहा है, तो भी आपका सप्लाई के अंदर में आ जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एग्जांपल है, स्टडी मटेरियल का एग्जांपल है। रमैया एक प्रोपराइटर है, हैज रिसीव्ड द आर्किटेक्ट सर्विसेज फॉर हिज पर्सनल रेसिडेंस, यानी अपने घर के लिए, फ्रॉम एन आर्किटेक्ट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क एट एन अग्रीड कंसिडरेशन ऑफ $5,000। यहाँ पे सीधा है $5,000 पे क्या हो रहा है, वो सर्विसेज खरीद रहा है। कहाँ से, यूएस से, मतलब अमेरिका से, मतलब सर्विसेज क्या हो रहा है, यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे सर्विस इंपोर्ट हो रहा है और डॉलर कितना है, 5,000, मतलब कंसिडरेशन भी है, लेकिन लिखा है पर्सनल रेसिडेंस, मतलब कि कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है। तो उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं हो, आपने इंपोर्ट किया है सर्विस और कंसिडरेशन यूज किया है, तो ये आपका किसके अंदर में आ जाएगा, सप्लाई के अंदर में आ जाएगा। इसलिए यहाँ लिखा है द इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय रमैया इज सप्लाई अंडर सेक्शन 7(1)(b) दो इट इज नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस, भले ही वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं हो, भले ही उसका पर्पस बिजनेस से रिलेटेड ना हो, घर के लिए लिए हो, लेकिन आप कंसिडरेशन देकर आप सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हो, तो ये आपका जीएसटी के अंदर में क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। तो सप्लाई में क्या आएगा, बेसिकली जो गुड्स एंड सर्विसेज का सेल होता है, बार्टर सिस्टम के आधार पे भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, लीज, रेंटिंग, लाइसेंसिंग, ये सारे भी आपके सप्लाई में आ जाएंगे। और सर्विसेज जो आप इंपोर्ट कर रहे हो कंसिडरेशन के बदले में, चाहे वो कोर्स ऑफ बिजनेस हो या कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं हो, वो भी आपका सप्लाई में इंक्लूड है। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन विदाउट कंसिडरेशन। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसा होता है जिसमें कंसिडरेशन नहीं भी है, फिर भी उसको सप्लाई जीएसटी के अंदर में माना जाता है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 1। तो शेड्यूल 1 थोड़ा देख लो ध्यान से। कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं आर ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन, यानी कि कंसिडरेशन नहीं भी है, लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो इसको भी सप्लाई मानोगे। मतलब कि यहाँ पे शेड्यूल 1 क्या कहता है कि कंसिडरेशन के बिना भी ट्रांजैक्शन को हम क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। जैसे एग्जांपल देखना ध्यान से, मान लो प्रिंसिपल मतलब मान लो मालिक हो गया, तो प्रिंसिपल एजेंट को क्या कर रहा है, गुड सेल कर रहा है। तो प्रिंसिपल जब एजेंट को गुड सेल करेगा तो यहाँ पे कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है, बिना कंसिडरेशन का ये सप्लाई हो रहा है, तो ये भी आपका टैक्सेबल सप्लाई होगा। इसको भी हम किस में कंसिडर करेंगे, सप्लाई में। एक और एग्जांपल देखो, एक ही बिजनेस का 2 ब्रांच है, तो एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को गुड्स का सप्लाई किया, तो यहाँ भी कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ भी सप्लाई बिना कंसिडरेशन हो रहा है, तो इसको भी जीएसटी के अंदर में सप्लाई मानेंगे। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ ट्रांजैक्शंस है, जैसे देखो परमानेंट ट्रांसफ़र या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स। अगर आप बिजनेस एसेट्स का ट्रांसफ़र कर रहे हो, मतलब परमानेंट ट्रांसफ़र कर रहे हो, सेल कर रहे हो, डिस्पोजल कर रहे हो, अगर आईटीसी का क्लेम लिया जा सकता है, तो यहाँ पर भी आपका क्या कहलाएगा, सप्लाई कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी कंसिडरेशन का यूज नहीं किया जा रहा, बिना कंसिडरेशन का सप्लाई है। तो कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं, कुछ सप्लाई ऐसा होता है जो बिना कंसिडरेशन का हो, उसको भी हम टैक्सेबल सप्लाई में ले लेते हैं, वो भी हमारा जीएसटी के अंदर में सप्लाई हो जाता है। तो ये हो गया ट्रांजैक्शंस विदाउट कंसिडरेशन शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग। कुछ ऐसे एक्टिविटी होता है उसमें कंसिडरेशन नहीं भी है, फिर भी हम सप्लाई, जैसे सेल हुआ, तो एक तो हम लोग जानते हैं कि सेल के साथ क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, सेल विद कंसिडरेशन, तो ये तो आपका सप्लाई है ही। एक होता है सेल विदाउट कंसिडरेशन, यानी कि कुछ आपका शेड्यूल 1 है, कुछ आपका कंडीशन है कि सेल अगर विदाउट कंसिडरेशन हो तो वो भी आपका क्या होगा, सप्लाई माना जाएगा। जैसे प्रिंसिपल एजेंट को बेच रहा है
और या एजेंट प्रिंसिपल को बेचा बिना कंसिडरेशन का, तो ये भी आपका सप्लाई आ जाएगा। या एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को गुड्स का सप्लाई किया, तो ये भी सप्लाई माना जाएगा। बिजनेस एसेट्स का डिस्पोजल कर रहे हो जहाँ पे आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, ये भी आपका, यहाँ पर भी कंसिडरेशन यूज नहीं हो रहा, लेकिन इसको भी हम क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। तो ये था ट्रांजेक्शन्स विदाउट कंसिडरेशन, शेड्यूल 1। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल सिनारियो है, देख लो। ए होलसेलर, एक सेकेंड, एक होलसेलर है, मान लो वो गुड्स बेचता है रिटेलर को, तो बेसिकली आपका सप्लाई है, टैक्सेबल सप्लाई है। एक कंपनी क्या कर रही है, अपने एम्प्लॉयज़ को फ्री लैपटॉप दे रही है, तो ये आपका फ्री सप्लाई है जब तक आईटीसी नहीं क्लेम करते हो। लेकिन जब आईटीसी क्लेम करोगे तो हो सकता है कि आपका टैक्सेबल हो जाएगा या सप्लाई माना जाएगा। फिलहाल आईटीसी क्लेम एम्प्लॉय नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, नॉट टैक्सेबल। एक शॉपकीपर जो है ओल्ड फ़ोन को चेंज किया, उसके जगह पर नया फ़ोन लिया, नया फ़ोन यानी कि बार्टर सिस्टम हो गया, तो ये भी टैक्सेबल है, ये भी आपका सप्लाई होगा। बिजनेस प्रॉपर्टी को रेंट पे लगाया कमर्शियल पर्पस के, तो ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया, ये भी आपका टैक्सेबल है। एक सॉफ्टवेयर कंपनी टेक्निकल सपोर्ट सर्विसेज अपने ब्रांच को प्रोवाइड कर रही है, ये भी आपका टैक्सेबल हो जाएगा, ये भी सप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी इसको हम सप्लाई मानेंगे। एक कंपनी क्या कर रही है, इंपोर्ट कर रही है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज यूएस से, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल सिनारियो है, ठीक है। तो इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, अब बदले में कंसिडरेशन यूज करते हो, चाहे वो कोर्स ऑफ बिजनेस हो या कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं हो, वो भी आपका सप्लाई होगा। तो कुछ एग्जाम्पल था। नेक्स्ट, अब ये सेक्शन 7 का कुछ आपका कंक्लूजन है, उसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। सेक्शन 7 ऑफ द CGST एक्ट प्रोवाइड्स अ ब्रॉड डिफिनीशन ऑफ सप्लाई, यानी कि बेसिकली क्या करता है, सप्लाई के मीनिंग और सप्लाई के स्कोप को डील करता है। इसमें जितने भी सप्लाई के जितने भी पॉसिबल ट्रांजैक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज का, सभी को कवर करता है। तो ये यहाँ पे बेसिकली क्या है, सप्लाई का मतलब क्या होगा, तो पहला चीज़ है कि गुड्स एंड सर्विसेज होनी चाहिए, क्योंकि सप्लाई हम किसका करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का। कोई बिजनेस गुड्स का सप्लाई कर रहा है, कोई बिजनेस सर्विसेज का सप्लाई कर रहा है। तो गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करता है, जैसे मान लो सेल किया, एक्सचेंज किया, ट्रांसफ़र किया, यानी कि सप्लाई का कोई भी फॉर्म होगा। साथ में कंसिडरेशन आपका होना जरूरी है, यानी कि बिजनेस सामान बेच रही है, बदले में उसको रिसीव हो रहा है, बदले में उसके बदले में कुछ मिल रहा है। और साथ में एक्टिविटी बिजनेस पर्पस से रिलेटेड हो, बिजनेस पर्पस के लिए किया गया, यानी कि कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो ये चारों मिलाकर आपका क्या बनता है, सप्लाई बनता है, ठीक है। तो यही था आपका सेक्शन 7। एक एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 5 स्टडी मटेरियल का। भूषण डोनेटेड अ ब्लैक बोर्ड टू योगानिस्ट संस्थान, एक संस्थान है योग कराने वाली संस्थान, चैरिटेबल योगा इंस्टीट्यूशन है। मतलब क्या कर रहा है, भूषण नाम का एक पर्सन है और डोनेट कर रहा है ब्लैक बोर्ड। योगानिस्ट संस्थान प्रिंटेड अंडरनेट द ब्लैक बोर्ड सो डोनेटेड, वहाँ पे सीधे क्या लिख दिया, गुड विशेस फ्रॉम मिस्टर भूषण। मतलब कि पैसा नहीं आया भाई, यहाँ पेमेंट नहीं आ रहा है, यहाँ मनी रिसीव्ड नहीं हो रहा है, नोट रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड नहीं हो रहा, मतलब कंसिडरेशन नहीं है। तो जब यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लैक बोर्ड तो दिया जा रहा है लेकिन कंसिडरेशन नहीं है, तो इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे, यानी कि नॉट सप्लाई। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एक्टिविटी हो रहा है उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है। अब कंसिडरेशन अब्सेंट है तो सप्लाई नहीं मानेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, श्रीमती दुर्गा देवी डोनेटेड सम मनी टू अ टेम्पल। यहाँ पर भी एक लेडी है, वो क्या कर रही है, कुछ पैसा मंदिर में डोनेट कर रही है अपने लेट फादर यानी कि स्वर्गवासी पिता के मेमोरी में। टेम्पल ट्रस्ट कंस्ट्रक्टेड अ रूम इन द टेम्पल कॉम्प्लेक्स फ्रॉम सच डोनेशन। और जो श्रीमती दुर्गा देवी जो डोनेशन दिया था उससे क्या किया, कंस्ट्रक्शन का कुछ काम किया और लिख दिया, वहाँ पे होता है ना, नाम लिख दिया कि श्रीमती दुर्गा देवी के द्वारा क्या है, डोनेशन दिया गया है। तो यहाँ पे भी बेसिकली क्या है ना कि यहाँ पे भी पैसा नहीं आ रहा है, मनी नहीं आ रहा है, कंसिडरेशन यहाँ भी नहीं है, तो ये भी सप्लाई नहीं होगा। सप्लाई का मतलब पहला चीज़ तो होना चाहिए कि कंसिडरेशन, और दूसरा चीज़ क्या होना चाहिए, कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो यहाँ तो एक ही चीज़ से हम काट दे रहे हैं कि सप्लाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है। हाँ, एक चीज़ आपका है शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग कुछ सप्लाई ऐसा होता है जिसमें बिना कंसिडरेशन का भी हम उसको सप्लाई मानते हैं। तो अब आप लोग देख चुके हैं उसमें क्या क्या है, ये वाला है शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग, ये सारे चीज़ है जो बिना कंसिडरेशन का भी इसको हम क्या मानेंगे, सप्लाई।
लेकिन यहाँ पे आपका मैक्सिमम केसेज में कंसिडरेशन होना चाहिए, तभी हम उसको सप्लाई मानेंगे। नेक्स्ट, अब एक है मीनिंग ऑफ सप्लाई मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है, तो इट इज रिलेटेड टू और कैरिड आउट एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, मतलब बिजनेस एक्टिविटी होना चाहिए। जैसे कि हम गुड्स बेच रहे हैं, तो गुड्स बेच रहे हैं तो इसको हम सप्लाई कब मानेंगे, जब वो बिजनेस एक्टिविटी हो, मतलब कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो, तभी हम उसको सप्लाई मानेंगे। तो सप्लाई का मतलब पहला चीज़, जैसे मान लो हम गुड्स का सेल कर रहे हैं, तो सेल कर रहे हैं तो कंसिडरेशन तो होना ही चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, बिजनेस एक्टिविटी होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना है, बिजनेस एक्टिविटी का मतलब कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तब हम मानेंगे कि सप्लाई हुआ। किसके अंदर में, जीएसटी के अंदर। इस सेक्शन 7 यही कहता है, ए सप्लाई इज कंसिडर्ड टू बी मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इफ इट इज रिलेटेड टू और कैरिड आउट एज पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। दिस इंक्लूड्स ऑल ट्रांजेक्शन्स, इसमें सारे ट्रांजेक्शन आ जाएंगे, डेट कंट्रीब्यूट टू द बिजनेस ग्रोथ, मतलब वह ट्रांजेक्शन जो बिजनेस पर्पस के लिए हो, जैसे बिजनेस का ग्रोथ, बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव। एग्जाम्पल से समझते हैं कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब, एक होलसेलर रिटेलर को गुड्स बेच रहा है, तो जाहिर यहाँ पे सीधा सीधी बिजनेस एक्टिविटी है, यानी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। और रिटेलर को गुड्स बेचेगा तो बदले में होलसेलर को क्या मिलेगा, कुछ पैसा मिलेगा, मतलब कंसिडरेशन भी यहाँ है, ये बिल्कुल आपका सप्लाई है। ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा, ए रेस्टोरेंट अपना फूड कस्टमर को फूड बेच रहा है, तो ये भी टैक्सेबल सप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी कंसिडरेशन है और रेस्टोरेंट का काम ही है फूड बेचना है, मतलब कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो ये भी आपका सप्लाई हो जाएगा। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देख लेना यहाँ से, ए कंपनी गिविंग फ्री सैंपल फॉर प्रमोशन, तो ये आपका क्या है, टैक्सेबल नहीं माना जाएगा। फ्री सैंपल आ गया, कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है। एक और है, एक पर्सन है ओल्ड सेलिंग देयर ओल्ड पर्सनल कार, अपना खुद का पर्सनल कार बेचा, तो ये भी आपका, क्योंकि कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो ये भी आपका टैक्सेबल नहीं होगा। तो सप्लाई में मान लो कोई गुड्स है या सर्विस है, तो उसका सेल प्लस में कंसिडरेशन होना चाहिए, और एक्टिविटी बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, यानी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, तभी हम उसको सप्लाई कहेंगे अंडर जीएसटी। नेक्स्ट, यही आपका सेक्शन 7 है। एक एग्जाम्पल और है 7 नंबर, स्टडी मटेरियल। ऋषभ बायज अ कार फॉर हिज पर्सनल यूज, ऋषभ ने अपने पर्सनल यूज के लिए कार खरीदा, और कुछ सालों के बाद कार डीलर को कार सेल कर दिया। ऋषभ जो कार सेल कर रहा है कार डीलर को, वह सप्लाई अंदर जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है। पर्सनल कार खरीदा, फिर पर्सनल कार आप डीलर को बेच रहे हो, ये आपका बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, तो यहाँ पे कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो ये जीएसटी के अंदर में सप्लाई नहीं माना जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मणिकर्णिका सोल्ड हर गोल्ड बैंगल्स, मतलब कि होता है सोने का चूड़ी और ईयरिंग टू आभूषण ज्वेलर्स, मतलब मणिकर्णिका है अपना चूड़ी और ईयरिंग क्या कर रही है, अपना जो पर्सनल यूज करती थी वो आभूषण ज्वेलर्स को बेच रही है। तो ओल्ड ज्वेलरी जो वो मणिकर्णिका बेच रही है ज्वेलरी शॉप को, इसको भी सप्लाई नहीं मानेंगे, क्योंकि ये भी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है। यहाँ पे कंसिडरेशन है, बेच रहे हैं तो दुकानदार से ज्वेलरी शॉप से पैसा तो मिल ही रहा है, लेकिन ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो ये भी आपका सप्लाई नहीं माना जाएगा जीएसटी के अंदर में। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एज ए वोकेशन। वोकेशन मतलब एक्यूपेशन। एक्यूपेशन का मतलब जैसे मान लो एग्जांपल ले लो, कोई रिटायर्ड टीचर है और वो क्या कर रहा है, प्राइवेट ट्यूशन दे रहा है। तो प्राइवेट ट्यूशन दे रहा है मतलब सर्विस दे रहा है, तो सर्विस दे रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आ जाएगा सप्लाई अंडर वोकेशन। तो वोकेशन रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन और एक्टिविटी अ पर्सन एंगेज्ड इन रेगुलरली इवन इफ नॉट एज अ फुल टाइम बिजनेस। मतलब जैसे पेंटर है, तो पेंटर क्या कर रहा है, या तो फुल टाइम या पार्ट टाइम क्या कर रहा है, वो पेंटिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। टीचर है, फुल टाइम या पार्ट टाइम एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये आपका सप्लाई माना जाएगा वोकेशन के अंदर में। एग्जाम्पल देख लो, जैसे फ्रीलांस आर्टिस्ट सेलिंग पेंटिंग्स, तो ये बेसिकली क्या है, सप्लाई अंदर जीएसटी हो जाएगा। मतलब सप्लाई अंदर जीएसटी करने का मतलब टैक्सेबल सप्लाई हो गया। ए म्यूजिशियन परफॉर्मिंग एट इवेंट्स फॉर अ फी, म्यूजिशियन है वो क्या कर रहा है, इवेंट परफॉर्म कर रहा है, बदले में पैसा ले रहा है, तो बिल्कुल ये भी आपका टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब सप्लाई हो जाएगा।
रिटायर्ड टीचर प्राइवेट ट्यूशन दे रहा है तो ये भी आपका सप्लाई अंडर वोकेशन हो जाएगा, या सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एज ए वोकेशन आ जाएगा। तो ये सारे आपके क्या है, सप्लाई में आ जाएंगे। तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एज ए वोकेशन हो गया, जिसका जो ऑक्यूपेशन है उसके अकॉर्डिंग वो सर्विस दे रहा है, वो भी आपका सप्लाई अंडर जीएसटी आ जाएगा। नेक्स्ट कुछ नोट है, सप्लाई में कंसिडरेशन होना जरूरी है, बट इन कोर्स, नोट नहीं लिखो, बट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो ये थोड़ा हटा दो, ये ऐसी इम्पोर्टेशन वाला आ गया है, इम्पोर्टेशन वाला। नेक्स्ट टेस्ट योर नॉलेज, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं। सप्लाई में क्या है, तो पहला चीज कंसिडरेशन, दूसरा चीज बिजनेस एक्टिविटी यानी कि कोर्स, और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। और इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस में क्या था, इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस में इसमें आपका कंसिडरेशन तो था ही, अब प्लस में कोर्स ऑफ बिजनेस होना भी चाहिए, कोर्स और फर्दरेंस चाहे हो या ना हो, यस मतलब हो या ना हो, या भी आपका क्या कहलाएगा, सप्लाई में आ जाएगा। तो इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस का मतलब कंसिडरेशन हो, कोर्स या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या नहीं हो, क्या मानेंगे हम इसको, सप्लाई मानेंगे। और नॉर्मली जो बिजनेस का एक्टिविटी होता है, जैसे मान लो सेल किया जा रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो कंसिडरेशन और साथ में कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो, तो इसको हम क्या मानेंगे, सप्लाई अंडर जीएसटी मानेंगे। एक टेस्ट योर नॉलेज है, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 1। मेघराज एंड कंपनी विशेष टू कमेंस द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग रेडीमेड गारमेंट्स विद इन पंजाब। यहाँ पे क्या है, पंजाब में यानी कि अपनी स्टेट में वो एक रेडीमेड गारमेंट्स का सप्लाई करने का सोच रहा है, साथ में नेबरिंग स्टेट्स जैसे दिल्ली और हरियाणा में भी आपका रेडीमेड गारमेंट्स का सप्लाई की बात हो रही है। काइंडली स्टेट एज टू व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। तो आपको बताना है कि क्या यह सप्लाई अंडर जीएसटी है। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज द सप्लाई ऑफ गुड्स मीनिंग द सेल ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स बाय मेघराज। बिल्कुल सही, रेडीमेड गारमेंट्स आपका क्या हो गया, गुड्स हो गया। और गुड्स जब आप बेचोगे तो बदले में तो आपको मिलेगा पैसा, यानी कंसिडरेशन भी यहाँ है। और गारमेंट्स का आप दुकान करो, रेडीमेड गारमेंट्स का दुकान करो, उसी को बेच रहे हो, तो आपका बिजनेस एक्टिविटी हो गया, मतलब कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है। तो बेशक ये आपका टैक्सेबल इवेंट है, टैक्सेबल सप्लाई में आ जाएगा। लेविबिलिटी ऑफ जीएसटी, तो अगर आप पंजाब में ही सप्लाई हो रहा है तो आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई हो जाएगा। और इसमें 2 तरह के जीएसटी लगेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट CGST लगाएगा और कलेक्ट करेगा, और स्टेट गवर्नमेंट SGST लगाकर कलेक्ट करेगा। जैसे सेल ऑफ गारमेंट्स विद पंजाब, तो इसमें क्या लगा, सेंट्रल गवर्नमेंट CGST कलेक्ट करेगा और स्टेट गवर्नमेंट SGST कलेक्ट करेगा। सेम उसी तरह अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे दिल्ली और हरियाणा में भी सप्लाई की बात हो रही है, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट IGST लगाएगी और फिर बाद में स्टेट रेवेन्यू के साथ क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। IGST कौन लगाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। और स्टेट गवर्नमेंट के साथ क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा, ठीक है, जिस स्टेट में कंज्यूम्ड हुआ। तो ये था बेसिकली। तो बिल्कुल क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो सप्लाई की करेगा रेडीमेड गारमेंट्स का, वो आपका टैक्सेबल सप्लाई है। तो इस तरह का आंसर आप दे दोगे। एक है कंसिडरेशन। क्या होता है कंसिडरेशन का मतलब, हम सामान बेचे और बदले में हमको कैश मिला, ये कैश क्या कहलाएगा, कंसिडरेशन। तो इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं। अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ऑफ CGST एक्ट 2017, कंसिडरेशन का मतलब होता है कंसिडरेशन इन रिलेशन टू द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूड एनी पेमेंट और टू बी मेड इन मनी और अदरवाइज। कुछ भी आप पेमेंट में आपका आ जा रहा है, जैसे आप सप्लाई कर रहे हो, बदले में पेमेंट में कुछ भी आ गया, पैसा आ गया, बदले में कुछ और आ गया सप्लाई के बदले, वो आपका क्या कहलाएगा, कंसिडरेशन कहलाएगा। कंसिडरेशन मॉनेटरी टर्म में भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी टर्म में भी हो सकता है। जैसे बार्टर सिस्टम में क्या है, हम गुड्स बेचे, बदले में हमें कोई दूसरा गुड्स मिल गया, तो ये भी जो दूसरा गुड्स जो मिल रहा है ये भी आपका कंसिडरेशन कहलाएगा। तो कंसिडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न, बदले में हमें कुछ जो मिलता है सप्लाई के बदले में, उसे हम कंसिडरेशन कहते हैं। तो सप्लाई में आपका कंसिडरेशन होना जरूरी है।
शेड्यूल 1 में एग्जेम्पशन है कि वहाँ बिना कंसिडरेशन का भी सप्लाई हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम केसेज में सप्लाई का मतलब कि कंसिडरेशन का होना जरूरी है अंडर जीएसटी। कुछ कंसिडरेशन का की पॉइंट्स है। कंसिडरेशन मॉनेटरी टर्म में भी हो सकता है, जैसे आपके पेमेंट आ गया, नॉन मॉनेटरी टर्म में भी आ गया जैसे बार्टर सिस्टम, तो थोड़ा सा देख लोगे। चलो नेक्स्ट, शेड्यूल 1 हम लोग पढ़े थे। एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, अगर बिना कंसिडरेशन का भी सप्लाई है तो उसको भी हम सप्लाई मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल में था जैसे अंडर जीएसटी लॉ कंसिडरेशन इज यूजुअली रिक्वायर्ड फॉर अ ट्रांजेक्शन टू बी कंसिडर्ड ए सप्लाई। जीएसटी के अकॉर्डिंग क्या है कि सप्लाई का मतलब कंसिडरेशन का होना जरूरी है, लेकिन शेड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 क्या कहता है कि कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें कंसिडरेशन नहीं भी हो फिर भी उसको हम क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। कंसिडरेशन नहीं का मतलब बिना पेमेंट का ट्रांजैक्शन हो गया, तो क्या क्या है, तो ये आपका दिया हुआ है। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स, जहाँ पे आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। कंपनी मशीनरी डोनेट किया चैरिटी के लिए, बदले में कंसिडरेशन नहीं है, तो ये भी आपका क्या माना जाएगा। अगर आईटीसी वहाँ भी क्लेम किया जा रहा है तो ये भी आपका सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि यहाँ भी कंसिडरेशन नहीं है। एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को गुड्स सप्लाई किया तो यहाँ भी कंसिडरेशन नहीं है, इसको भी सप्लाई माना जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो ये था शेड्यूल 1। और कुछ देख लेते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन, जैसे कि एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच। दिस सप्लाई इवन नो कंसिडरेशन इन्वॉल्व, कुछ और एग्जांपल देख लो जिसमें सप्लाई तो मान रहे हैं, बिना कंसिडरेशन का भी हम सप्लाई मान रहे हैं। जैसे देखो ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांचेज, ये भी आपका क्या होगा, विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है तो ये भी सप्लाई हो रहा है। सब्सिडरी कंपनी को गुड्स दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ भी कंसिडरेशन नहीं है तो यहाँ भी सप्लाई माना जाएगा। हालांकि गिफ्ट के केस में आपका कुछ एग्जेम्पशन है कि 50,000 पर फाइनेंशियल ईयर, इसे पढ़ेंगे आगे, अभी इतना याद नहीं करने की जरूरत है। तो शेड्यूल 1 क्या कहता है कि कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो बिना कंसिडरेशन के भी है फिर भी उसको हम सप्लाई के अंदर में रखेंगे। नेक्स्ट एक और है, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एन एजेंट। प्रिंसिपल एजेंट को बेच रहा है या एजेंट प्रिंसिपल को बेच रहा है, तो यहाँ पे कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है लेकिन कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी इसको हम सप्लाई मानेंगे। मैन्युफैक्चरर गुड्स क्या कर रहा है, एजेंट को कमीशन पे बेच दिया, तो एजेंट क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर से गुड्स लेकर कस्टमर को बेचता है, होलसेलर को बेचता है। तो मैन्युफैक्चरर एजेंट को जो गुड्स बेचा बिना कंसिडरेशन का दिया, क्योंकि एजेंट फिर होलसेलर को बेचेगा, दूसरे कस्टमर को बेचेगा, उसका पैसा आएगा फिर वो मैन्युफैक्चरर को देगा। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर क्या देख रहे हो कि बिना कंसिडरेशन का एजेंट को सामान बेच रहा है, तो इसको भी हम सप्लाई मानेंगे बिना कंसिडरेशन का भी। तो यही सब चीज़ है। इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम रिलेटेड पर्सन, जो इंडिया के बाहर बैठा हो लेकिन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो और सर्विसेज हम इंपोर्ट कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल में ले लो, एन इंडियन सब्सिडरी रिसीविंग फ्री कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम इट्स फॉरेन पेरेंट कंपनी। तो दूसरे मतलब एक पेरेंट कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है जो विदेश में बैठी है, वहाँ से हम क्या कर रहे हैं, सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, अब थोड़ी ना अपनी कंपनी से हम सर्विस कर देंगे तो थोड़ी ना हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ भी क्या देख रहे हो कि बिना कंसिडरेशन का ही आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो ये भी आपका सप्लाई माना जाएगा विदाउट कंसिडरेशन। तो शेड्यूल 1 यही मेंशन है कि कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो बिना कंसिडरेशन का भी हम उसको सप्लाई मानते हैं। ऐसे मैक्सिमम केसेज में अगर शेड्यूल 1 को हटा दे तो ओवरऑल क्या देखा गया, सप्लाई का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, सप्लाई का कोई भी फॉर्म हो और कंसिडरेशन का होना जरूरी है, साथ में कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी होना जरूरी है। कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब सीधा सीधी समझो बिजनेस एक्टिविटी या एक्टिविटी जो बिजनेस पर्पस के लिए किया गया हो। तो ये था हमारा चैप्टर 1 फर्स्ट लेक्चर है इसका, सप्लाई अंडर जीएसटी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को लेक्चर समझ में आया, नहीं आया तो फिर से इसको रिपीट करके देख लोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।